नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम रिपोर्ट एट 10 में। रिपोर्ट एट 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। रिपोर्ट एट 10 यानी रात 10 बजे और दिन भर की 10 बड़ी खबरें। रिपोर्ट एट 10 में बात होगी दिन भर की सभी बड़ी खबरों की, साथ ही बात होगी हर खबर के पीछे की खबर की। ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे संवाददाता बताएंगे कि क्या है इन खबरों के मायने और क्या है इन खबरों का असर। तो आइए शुरुआत करते हैं रिपोर्ट एट 10 की और देखिए टॉप 10। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को मिली नई मजबूती। डायमंड हार्बर मॉडल फेल हुआ और बुलडोजर एक्शन फुल एक्शन में। पश्चिम बंगाल में फेंसिंग और होल्डिंग सेंटर का डबल डोज। कांग्रेस के विरोध की धार, राजनीतिक मर्यादा हुई तार तार। तुषार शर्मा मामला, निष्पक्ष जांच से जगी है उम्मीद। गौशाला पर अब वाग्देवी वापसी की पुकार। पश्चिम एशिया में युद्ध के बाद अब जगी है शांति की उम्मीद। और बलूचिस्तान में फिर गरजा है बारूद, आत्मघाती हमले से दहली है मुनीर की सेना। और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध पहुंच चुका है बेहद खतरनाक मोड़ पर। और गुरविंदर वीर और विशाल भारतीय एथलेटिक्स के नए चेहरे बने। भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी एक नए रणनीतिक स्तर पर पहुंच चुकी है। रक्षा ऊर्जा और तकनीकी सहयोग को और गहरा करने की दिशा में दोनों देशों ने कई कदम उठाए हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत और अमेरिका की एकजुटता इस साझेदारी का सबसे बड़ा संकेत है, जबकि वैश्विक रणनीति में भारत की बढ़ती भूमिका और ताकत दुनिया के सामने आई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस दौरे में भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया है। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस से भारत और अमेरिका ने एक नया संकेत दिया है और वह संकेत यह है कि दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी एक नए रणनीतिक स्तर की ओर पहुंच रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच बातचीत में आतंकवाद का मुद्दा छाया रहा है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच उभरती तकनीक, रक्षा और व्यापार जैसे मुद्दों पर भी विशेष चर्चा हुई। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच नई दिल्ली में अहम बैठक हुई। मार्को रूबियो के पहले भारत दौरे में दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया। बैठक में रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और उभरती तकनीकों में सहयोग बढ़ाने के साथ साथ आतंकवाद और पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा हुई। इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैव कॉमन इंटरेस्ट, बट दे आल्सो फेस शेयर्ड चैलेंजेस। प्रोमिनेंट अमंग देम इज टेररिज्म. Our position in that regard is very clear. It is one of zero tolerance. We appreciate the strong cooperation between concerned agencies of our two countries in this domain. दोनों देशों ने माना कि भारत अमेरिका के संबंध अब किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इनका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। We have a very deep, very broad-based cooperation and a relationship that impacts and influences other regions and the world. And that is because we have converging interests on many issues and in many parts of the world. अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत को अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत केवल सहयोगी नहीं हैं, हम रणनीतिक सहयोगी हैं और ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। That India is an important strategic partner of the United States, one of our most important strategic partners in the world. It begins with the fact of our shared values. We are the two largest democracies in the world. And so obviously that in and of itself begins to align our interests simply because our leaders respond directly to voters and people on a regular basis. भारत और अमेरिका के रिश्ते सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं हैं। ऊर्जा सुरक्षा, आतंकवाद, व्यापार और रक्षा जैसे मुद्दों पर उनकी बढ़ती साझेदारी
दुनिया में दोनों देशों की रणनीति को और मजबूत कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। जिस फलता सीट को तृणमूल का किला माना जाता था, वहीं भाजपा ने ऐसा सेंध लगाई है कि अब उसकी गूंज पूरे बंगाल की राजनीति में सुनाई दे रही है। फलता में भाजपा ने प्रचंड जीत दर्ज कर तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाली इस सीट को टीएमसी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था, लेकिन रीपोलिंग के बाद आए नतीजों ने पूरी तस्वीर बदल दी। भाजपा उम्मीदवार दिव्यांशु पांडा ने करीब 1 लाख वोटों की रिकॉर्ड बढ़त के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जबकि सीपीएम उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर रहे, कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही और टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर खिसक गए। यहां तक कि उनकी जमानत भी जब्त हो गई। रीपोलिंग शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और 285 मतदान केंद्रों में कहीं से भी हिंसा या धांधली की कोई शिकायत सामने नहीं आई। भाजपा की इस जीत के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने इसे जनता का ऐतिहासिक जनादेश बताया। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि कुख्यात डायमंड हार्बर मॉडल अब तृणमूल के हार बार मॉडल में बदल गया है। उन्होंने फलता की जनता का आभार जताते हुए कहा कि भाजपा विकास के जरिए जनता का विश्वास और मजबूत करेगी। पश्चिम बंगाल में अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर अभियान भी तेज हो गया है। कोलकाता नगर निगम और प्रशासनिक टीमों ने कई इलाकों में अवैध इमारतों पर कार्रवाई की। सबसे बड़ी कार्रवाई बेलेघाट इलाके में हुई, जहां तृणमूल समर्थक बताए जा रहे राजू नस्कर के आलीशान मकानों को ध्वस्त किया गया। तिलजला और बीवी चटर्जी स्ट्रीट इलाके में भी अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला। कभी अजय माने जाने वाले तृणमूल के गढ़ लगातार दरक रहे हैं, वहीं भाजपा अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करते हुए दिख रही है। साथ ही साथ अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई यही संदेश देता है कि पश्चिम बंगाल में प्रशासन और राजनीति दोनों के तेवर बदल चुके हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनते ही सरहद पर हलचल मच गई है। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के सीमांतवर्ती गांवों में जिस फेंसिंग के लिए लंबे समय से मांग की जा रही थी, उसमें प्रशासन काम शुरू कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होते ही बॉर्डर सुरक्षा से जुड़ी कार्यों में तेजी देखी जा रही है। बांग्लादेश सीमा से लगे इलाकों में बाड़बंदी का काम तेज कर दिया गया है। अधिकारी लगातार सीमा से जुड़े गांवों में पहुंचकर जमीन सर्वे और हस्तांतरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। लंबे समय से फेंसिंग की मांग कर रहे ग्रामीण अब इसे सुरक्षा और स्थिरता से जोड़कर देख रहे हैं। कई लोग जमीन के कागजात लेकर अधिकारियों के पास पहुँच रहे हैं ताकि काम तेजी से पूरा हो सके। अभी यहाँ पे चल रहा है एनओसी कलेक्शन का काम चल रहा है। बहुत दिन से पेंडिंग था ये काम। जो जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है वो दे रहा है, जिनके पास नहीं है वो ओरिजिनल लेके आ रहा है। बॉर्डर सुरक्षा को लेकर शुवेंदु सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। सीमा से जुड़े गांवों में लगातार सर्वे और जमीन से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। 45 दिनों के भीतर बीएसएफ को जमीन सौंपने की तैयारी की जा रही है। पहले चरण में करीब 27 किलोमीटर क्षेत्र में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों ने ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाया है। ग्रामीणों की माने तो वोट बैंक की राजनीति के लिए फेंसिंग नहीं कराई गई, जिससे बांग्लादेशी घुसपैठ को बढ़ावा मिला। इधर दिक्कत होता है, बांग्लादेश से जो अवैध रोहिंगा है वो इधर आ जाता था, हमारा जो फसल वगैरह है वो काट के ले जाता था ना, और इधर गो तस्करी होता था। सीमा पर जारी फेंसिंग कार्यों के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। राज्य के गृह एवं पर्वतीय मामलों के विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर हर एक जिले में होल्डिंग सेंटर बनाने का फैसला लिया है। इन केंद्रों में मुख्य रूप से अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को रखा जाएगा, जब तक कि उन्हें उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। बॉर्डर फेंसिंग और होल्डिंग सेंटर का ये दोहरा प्रहार राज्य की सुरक्षा नीति में अगले दिनों में बड़े बदलाव का एक संकेत है। सरकार और प्रशासन की एक ही लक्ष्य है, अगले 45 दिनों में सीमा को सुरक्षित किया जाए। लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन शब्दों की मर्यादा ही लोकतांत्रिक संवाद की असली पहचान होती है। और जब राजनीतिक बहस असली मुद्दों से हटकर स्वाभाविक कटाक्ष और अमर्यादित भाषा तक पहुंच जाए, तो सवाल सिर्फ राजनीति पर नहीं बल्कि सार्वजनिक संवाद की संस्कृति पर भी उठने लगते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के बयानों के बाद सियासी पारा हाई है और भाजपा इसे राजनीतिक हताशा से जोड़कर बड़ा हमला कर रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस को लेकर राहुल गांधी की हालिया टिप्पणियों पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस लगातार राजनीतिक संवाद की मर्यादा को कमजोर कर रही है। राहुल गांधी के केंद्र सरकार के 1 साल में गिरने के दावे पर भाजपा ने इसे गैर जिम्मेदाराना बयान बताते हुए विपक्ष पर अराजकता फैलाने की राजनीति करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। पीयूष गोयल ने राहुल गांधी के बयान को भारत को अस्थिर करने का सपना देख रहे टूलकिट गैंग की एक बड़ी साजिश बताया। पीयूष गोयल ने राहुल गांधी के बयान को देश में अराजकता फैलाने का गंभीर षड्यंत्र करार दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं, राष्ट्र को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेशी धरती पर जाकर विदेशी ताकतों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की अपील करना कांग्रेस की असली मंशा दर्शाती है। इस विवाद में अब उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का नाम भी जुड़ गया है। महोबा दौरे के दौरान उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर इस्तेमाल की गई भाषा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। भाजपा ने इसे कांग्रेस की राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा बताते हुए विपक्ष पर सार्वजनिक संवाद की गरिमा गिराने का आरोप लगाया। लोकतंत्र की ताकत हमेशा से तीखी बहसों में रही है, लेकिन इसकी गरिमा संयमित भाषा और जिम्मेदार राजनीतिक आचरण से ही कायम होती है। ऐसे में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि विरोध की धार तो बनी रहे, लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादा भी तार-तार न हो। भोपाल का चर्चित ट्रिशा शर्मा मामला अब पूरे देश का ध्यान खींच रहा है। 13 दिनों से न्याय की उम्मीद में अंतिम संस्कार तक रोक कर बैठे परिवार वालों ने आज ट्रिशा को नम आंखों से अंतिम विदाई दी, लेकिन इसके साथ ही न्याय की उम्मीद भी मजबूत होती नजर आई। भोपाल के चर्चित ट्रिशा शर्मा केस में आज बड़ा घटनाक्रम सामने आया। जबलपुर हाईकोर्ट के निर्देश पर भोपाल एम्स में ट्रिशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम किया गया। दिल्ली एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम ने कड़ी सुरक्षा के बीच पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया। इसके बाद शाम को भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर ट्रिशा का अंतिम संस्कार किया गया। 13 दिनों तक अंतिम संस्कार रोककर बैठे परिवार का कहना है कि उन्हें अब निष्पक्ष जांच की उम्मीद दिखाई दे रही है। परिवार ने पहले पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान और सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद अब उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद और मजबूत हुई है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सर्वप्रथम सीजीआई का, जिन्होंने स्वयं संज्ञान लेकर के एक नज़ीर सेट करी है। लोगों का न्याय पर भरोसा बनेगा। प्लस माननीय मुख्यमंत्री का हृदय से धन्यवाद, जिन्होंने हमारे दर्द को समझा और हमारी मांगों को माना। ट्रिशा शर्मा की मौत 12 मई की रात ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह आत्महत्या बताई गई, लेकिन परिवार ने इसे स्वीकार नहीं किया। परिजनों ने दहेज प्रताड़ना, मानसिक उत्पीड़न और प्रभावशाली लोगों के दबाव जैसे गंभीर आरोप लगाए। इन्हीं आरोपों के आधार पर परिवार ने हाईकोर्ट में रीपोस्टमार्टम की मांग की थी। ट्रिशा शर्मा मामला एक बेहद संवेदनशील और दुखद घटना जरूर है, लेकिन इसके बाद जिस तरीके से प्रशासनिक और न्यायिक सक्रियता बढ़ी है, उसने निष्पक्ष जांच और न्याय की उम्मीद को मजबूती दी है। अब पूरे देश की नजर रीपोस्टमार्टम की रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और सीबीआई जांच पर टिकी है, जो मामले की पूरी तह को खोलेगा और सच सबके सामने आएगा। धार की भोजशाला एक बार फिर से राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के हालिया आदेश के बाद हिंदू पक्ष ने मध्य प्रदेश सरकार के सामने नई और बड़ी मांग रख दी है। चाहे लंदन से बाग देवी की प्रतिमा को वापस भारत लाने की बात हो या फिर भोजशाला परिसर में संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने की बात हो, ये तमाम ऐसी मांगे हैं जो अब मध्य प्रदेश सरकार के सामने हिंदू पक्ष की तरफ से रखी गई हैं। भोजशाला मामले में हाईकोर्ट के हालिया आदेश के बाद हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर कई मांगे रखी हैं। मुख्य याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भोजशाला को मां सरस्वती के मंदिर के रूप में मान्यता मिली है और अब यहाँ 365 दिन पूजा का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। उन्होंने इसे मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यकाल की बड़ी उपलब्धि बताया। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने मांग की है कि ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखी मां वाग्देवी की प्रतिमा को भारत वापस लाकर भोजशाला में पुनर्स्थापित किया जाए। इसके साथ ही भोजशाला परिसर में मां सरस्वती लोक बनाने और उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मांडू,
धार और इंदौर को जोड़ते हुए धार्मिक पर्यटन कॉरिडोर विकसित करने की मांग भी उठाई गई है। याचिकाकर्ताओं ने भोजशाला में वैदिक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना और एएसआई के साथ समन्वय बनाकर दर्शन व्यवस्था को और सुगम बनाने की भी मांग की है। इस पूरे मामले में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने कानूनी लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। संगठन की ओर से दायर जनहित याचिका पर ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने 15 मई को विस्तृत आदेश पारित किया था। इस याचिका की पैरवी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन और अधिवक्ता विनय जोशी ने की थी। गौरतलब है कि भोजशाला पर नई बहस महज धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं रह गई है। ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि क्या भोजशाला आने वाले दिनों में हिंदू पुनर्जागरण का नया केंद्र बन पाता है और साथ ही मध्य प्रदेश सरकार का इस बाबत क्या रुख रहता है। पश्चिम एशिया में करीब 3 महीने पहले शुरू हुई जंग को लेकर अब अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौते की चर्चाएं तेज हो गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि दोनों देशों के बीच समझौते के मसौदे पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ ईरान का भी कहना है कि युद्ध खत्म करने के लिए समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि साथ ही ईरान का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच अभी कुछ मुद्दों पर सहमति बनना बाकी है। पश्चिम एशिया में 8 अप्रैल को घोषित किए गए सीज फायर के बाद अब अमेरिका और ईरान समझौता ज्ञापन पर सहमति बनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं ताकि आने वाले समय में एक दीर्घकालिक शांति समझौते पर पहुंचा जा सके। इस बातचीत को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने एक पोस्ट में लिखा कि समझौते के अंतिम बिंदुओं पर बातचीत जारी है और जल्द ही इसका ऐलान किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विभिन्न चरणों में युद्ध को औपचारिक रूप से खत्म करना, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही बहाल करना और ईरान के साथ व्यापक समझौते पर बातचीत के लिए 30 दिन की समय सीमा शुरू करना शामिल है। वहीं ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने भी बताया कि ईरान और अमेरिका मिलकर एक 14 बिंदुओं वाला समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने पर काम कर रहे हैं, जिसका मकसद युद्ध को खत्म करना है। वहीं ईरानी संसद के स्पीकर और शीर्ष वार्ताकार मोहम्मद गालिबाफ ने कहा कि ईरानी सुरक्षा बलों ने संघर्ष विराम के दौरान अपनी क्षमताओं को फिर से मजबूत कर लिया है और अगर अमेरिका ने युद्ध फिर से शुरू किया तो इसके परिणाम कहीं अधिक जोरदार होंगे। वहीं इजरायली नेता बेनी गेंट्स ने कहा कि ईरान के साथ किसी भी समझौते में लेबनान में सीज फायर को स्वीकार करना इजरायल के लिए एक रणनीतिक भूल होगी। अमेरिका और ईरान अगर इस एमओयू पर सहमति बनाने में सफल हो जाते हैं तो उसके बाद अगले 30 से 60 दिनों के अंदर अंतिम समझौते की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि होर्मुज और ईरान के परमाणु कार्यक्रम जैसे जटिल मुद्दों के बीच ये देखना होगा कि यह समझौता स्थायी शांति का रास्ता खोल पाएगा या नहीं। बलूचिस्तान में एक बार फिर बारूद गरजा है। क्वेटा में सुरक्षा बलों को ले जा रही एक ट्रेन को निशाना बनाकर किए गए हमले ने पूरे इलाके को दहला दिया। हमला इतना भीषण था कि एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। बलूचिस्तान में चल रहे लगातार संघर्ष और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बढ़ते गुस्से के बीच ये हमला पाकिस्तानी सुरक्षा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए भीषण विस्फोट में कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और कई राउंड गोलीबारी की आवाजें भी सुनी गईं। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि पास खड़ी मालगाड़ी पटरी से उतर गई और आसपास मौजूद कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। तो जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी उनमें बहुत शिद्दत से आग लगी हुई थी और सामने जो डब्बे थे उनमें से आवाजें आ रही चीखने की, बचाओ बचाओ बचाओ। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस ट्रेन को निशाना बनाया गया उसमें बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के जवान सवार थे। बताया जा रहा है कि क्वेटा के चमन फाटक के पास सिग्नल क्रॉस करते समय विस्फोटकों से भरी कार ट्रेन के डिब्बे से टकराई, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ। हमले के बाद क्वेटा के सरकारी अस्पतालों में आपातकाल घोषित कर दिया गया। समझ नहीं आ रहा क्या हो गया, इतना जोरदार धमाका हुआ, ये ट्रेन आई है बस धमाका हुआ। हमले की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने ली है। बीएलए ने दावा किया है कि हमला खास तौर पर पाकिस्तानी सैन्य कर्मियों को निशाना बनाकर किया गया। संगठन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि उसकी मजीद ब्रिगेड ने इस हमले को अंजाम दिया। बलूचिस्तान में हो रहे ये लगातार हमले इस बात के संकेत हैं कि पाकिस्तान का अंदरूनी संकट अब गंभीर सुरक्षा चुनौती बन चुका है। बलूच संगठनों का आरोप है कि पाकिस्तानी सेना वर्षों से बलूचिस्तान में दमन करती रही है और ये हमला उसी का नतीजा है। और रिपोर्टर 10 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी।
खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। भाई साहब, खुले में मत थूको, इससे टीबी और अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ता है। अरे भाई, एक मेरे थूकने से क्या होगा? एक मेरे बदलने से क्या होगा? एक मेरे अकेले से क्या होगा? एक मेरे बदलने से क्या होगा? क्या आपको अभी भी लगता है कि एक के बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता? मास्क पहनिए, खुले में मत थूकिए, मुंह ढककर खांसिए और अपने आसपास सफाई रखिए। बस अपनी आदत थोड़ी सी बदलकर टीबी को फैलने से रोक सकते हैं। अपने परिवार और समाज को सुरक्षित रखिए। तो देर भले हो गई हो, लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रूस यूक्रेन संघर्ष और भी गंभीर और हिंसक हो गया है। कीव में बड़े पैमाने पर हवाई हमले और हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल से नागरिकों के लिए बेहद खतरा पैदा हो गया है। हमले में 4 लोग मारे गए हैं, 80 से अधिक घायल हुए हैं। यूक्रेन ने बदले में रूस के लॉजिस्टिक हब और ईंधन भंडार को निशाना बनाया है और इसके बाद दोनों पक्षों के बीच संघर्ष और बढ़ गया है। यूक्रेन युद्ध अब और भी आक्रामक और खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। कीव पर रूस के बड़े हवाई हमलों के बीच यूक्रेन ने भी रूस के नौसैनिक और ऊर्जा ठिकानों पर जवाबी प्रहार तेज कर दिए हैं। लगातार बढ़ती सैन्य शक्ति इस बात की ओर साफ संकेत देती है कि यह युद्ध अब सिर्फ मोर्चों तक सीमित नहीं है, बल्कि रणनीतिक दबाव और शक्ति प्रदर्शन के नए चरण में प्रवेश कर चुकी है। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के रणनीतिक और अन्य ठिकानों पर बड़ा हवाई हमला बोला है। वायुसेना के अनुसार रूस ने कई मोर्चों से क्रूज मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन से हमला किया। इस हमले का सबसे बड़ा शिकार बनी राजधानी कीव। रूस के हालिया हमलों में 4 लोगों की मौत हुई है, वहीं 80 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में रूस ने ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। 4 साल से अधिक समय से चल रहे युद्ध में ये केवल तीसरी बार है जब रूस ने ओरेशनिक मिसाइल से यूक्रेन पर हमला बोला है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने यूक्रेन पर हुए इस भीषण हमले और ओरेशनिक मिसाइल के प्रयोग की निंदा की है। इन हमलों में रूस ने करीब 90 मिसाइलों और 600 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। रूसी हमलों के जवाब में यूक्रेन की सेना ने भी पूर्वी मोर्चे पर आक्रामक रुख अपनाया। रूस के नियंत्रण वाले लुहांस्क क्षेत्र में यूक्रेन ने ड्रोन से रूसी सेना के एक मुख्य लॉजिस्टिक हब और फ्यूल डिपो को निशाना बनाने का दावा किया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उनके ड्रोन्स ने नोवोरोसिस्क नौसैनिक अड्डे के पास एक रूसी सैन्य फ्रिगेट और एक होवरक्राफ्ट मिसाइल बोट पर हमला किया है। यूक्रेन लगातार रूस के तेल और गैस निर्यात को निशाना बनाता रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइलों और लंबी दूरी तय करते ड्रोन हमलों ने सुरक्षा और रणनीतिक संतुलन को लेकर वैश्विक चिंताएं बढ़ा दी हैं। ऐसे में आने वाले समय में कूटनीतिक प्रयास कितने सफल साबित होंगे, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी रहेंगी। और वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। घिसते तोड़ते कुटते गिरते नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, MDH शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। MDH का असली शाही पनीर मसाला। वो असली मसाले सच सच MDH।
व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गुड गर्ल। आगे सैलरी अब नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गुरिंदर वीर सिंह और विशाल टीके वाकिफ हैं इन नामों से। इन्होंने भारतीय एथलेटिक्स में नया इतिहास रचा है। गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर की दौड़ को 10.09 सेकंड में पूरा करके भारत के सबसे तेज धावक होने का खिताब हासिल किया है। वहीं विशाल टीके ने 400 मीटर में 44.98 सेकंड का समय लेकर नया रिकॉर्ड बनाया है। ये दोनों खिलाड़ियों की मेहनत और समर्पण प्रेरणादायक है और युवा एथलीटों के लिए ये प्रेरणास्पद बने रहेंगे। भारत के ट्रैक पर अब रफ्तार सिर्फ दौड़ नहीं रही बल्कि इतिहास लिख रही है। एक तरफ पंजाब का बेटा गुरिंदर वीर सिंह जिसने हवा को पीछे छोड़ते हुए भारतीय स्प्रिंटिंग का एक नया चेहरा गढ़ दिया, दूसरी तरफ तमिलनाडु के विशाल टीके जिन्होंने 400 मीटर में वो कमाल कर दिखाया जिसका सपना भारतीय एथलेटिक्स जो हैं वो काफी सालों से देख रहे थे। रांची में चल रहे फेडरेशन कप में जब गुरविंदर सिंह ट्रैक पर उतरे तो सिर्फ एक रेस नहीं दौड़ी गई, भारतीय एथलेटिक्स का नया दौर भी शुरू हुआ। पंजाब के इस युवा धावक ने 100 मीटर रेस महज 10.09 सेकंड में पूरी कर भारत के सबसे तेज धावक बनने का गौरव हासिल कर लिया। घड़ी की सुइयों ने जैसे ही 10.09 सेकंड दर्ज किया, स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और भारतीय स्प्रिंटिंग को उसका नया पोस्टर बॉय मिल गया। पंजाब के एक छोटे से गांव से निकलकर देश का सबसे तेज इंसान बनने तक का गुरविंदर का सफर संघर्ष, जुनून और जिद की कहानी है। फेडरेशन का बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने 116 क्वालिफाई मार्क रखा। ऐसे अच्छे टारगेट मिलते रहेंगे तो हम और अच्छा अचीव करेंगे। मैं अच्छी ट्रेनिंग करना चाहता हूँ और आने वाली कॉम्पिटिशन में और अच्छा करना चाहता हूँ। और जब पूरा देश गुरविंदर की रफ्तार पर तालियां बजा रहा था तभी तमिलनाडु के विशाल टीके ने 400 मीटर में ऐसा कमाल कर दिया जो आज तक कोई भारतीय नहीं कर पाया था। विशाल ने 44.98 सेकंड का समय निकालकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया। इसके साथ ही वो 45 सेकंड से कम समय में दौड़ पूरी करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। इतना ही नहीं, विशाल का प्रदर्शन इस सीजन में एशिया का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी बन गया है। गुरिंदर वीर और विशाल ये दोनों खिलाड़ी भारतीय एथलेटिक्स के आत्मविश्वास की नई पहचान है। इन दोनों के कदमों की आवाज सिर्फ स्टेडियम तक इनकी गूंज नहीं सुनाई देगी बल्कि इनकी आवाज जो है वो एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और यहाँ तक कि ओलंपिक के मैदान में भी सुनाई देगी। तो आपने देखा कि कैसे भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी मजबूत हो रही है, कैसे डायमंड हार्बर मॉडल फेल हुआ और कैसे बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए इलाकों में फेंसिंग का काम तेजी से चल रहा है। भोजताला और उसके वहाँ पर कैसे वाग्देवी की वापसी की कवायद चल रही है। लोग अब ये चाह रहे हैं कि वहाँ पर पूजा शुरू हुई है तो वहाँ पर अब माँ सरस्वती की प्रतिमा की वापसी हो, और साथ ही साथ कैसे आतंकवाद को पोषित करने वाला पाकिस्तान बार बार घरेलू हिंसा के जरिए व घरेलू आतंकवाद के जरिए लहूलुहान हो रहा है। ऐसी खबरों से फिर खबरदार कराने के लिए रविवार रात 10 बजे हम फिर हाजिर होंगे। रिपोर्टर 10 में हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।